गौ माता का महत्व और उपयोगिता आज का विषय है और आधुनिक प्रकरण से, आधुनिकता से, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी से जोड़ते हुए आज हम इस विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो गणेश वंदना से शुरुआत हो रही है। हाँ जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौ माता की जय। गौ माता के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौ राष्ट्र मात्रा भवती। गौ माता हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की नहीं, हमारे समाज की नहीं, पूरे राष्ट्र की माता है। उसको उसके बहुत संसार में बहुत महत्व है और पूरे संसार में इसको एक पशु नहीं एक माता के रूप में पूजा जाता है। गौ माता हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है जो हमें प्रतिदिन नई प्रेरणा, नई वो उच्चारण का वो करते हैं। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करते हैं उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुरों में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू नहीं होते हैं। बस बहुत बढ़िया है। मनुष्य की सुरक्षा की दृष्टि से और गौ माता का एक जो आध्यात्मिक महत्व है वो बहुत ही भली भांति नीलम जी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जिससे हम सभी इम्प्रेस्ड हैं। थैंक यू नीलम जी। आज हम गाय माता के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। गाय का हमारे जीवन में महत्व अत्यधिक है और यह भारतीय संस्कृति, कृषि और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा रही है। गाय को हम गौ माता कहकर पुकारते हैं क्योंकि यह हमारे बहुत सारी आवश्यक चीज़ें प्रदान करती हैं जो हमारे जीवन को सरल और समृद्ध बनाती हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर होता है। दूध से हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं जैसे दही, घी, मक्खन, पनीर, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके अलावा गाय का गोबर और मूत्र खेती के लिए उत्तम खाद और जैविक कीटनाशक का काम करता है जो हमारी कृषि को प्राकृतिक और रसायन मुक्त बनाता है। आज गौ माता के अवसर पे हम लोग रखे हैं, पर अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं आता। गौ माता का क्या ही कहें, जैसे जानवर, इतने सारे जानवर हैं पर जिनमें हम माँ का दर्जा गाय को ही दिए हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा या अगर हम ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जब हमारा एक लिमिट खत्म हो जाती है कि हम उन्हें स्तनपान करा सके, तो हम गाय के दूध पे ही बच्चे को आगे जीवन भरने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए हम माँ के बाद गौ माता, धरती माता, तो जानवरों में भी हम गाय को माता का रूप दे रखे और मान्यता दे रखे। लेकिन दिल्ली का मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि गायें सड़कों पे घूमती हैं, कुछ भी कचरे खाती हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी है, कोई उनका, मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर मुझे कुछ मिले, कुछ करना चाहे तो मैं सबसे पहले गौ माता के लिए करूँ कि वो रोड पे इधर उधर ना भटके। रोटियाँ सब निकालते हैं, रोड पे देने से अच्छा है कि अगर एक हम बना लें, कोई अगर संगठन है या कहीं से बात करके जुड़ के हम एक इकट्ठे कहीं अगर रोटी बन ले तो एक तो ताज़ी की ताज़ी रोटी भी चली जाएगी और इधर उधर गौ माता को खाने से अच्छा होगा कि उन्हें हाइजीन खाना मिलेगा और उनकी सेवा में भी होगी और वो कचरा, प्लास्टिक नहीं खाएगी जिनसे उनकी हत्याएं में भी रुकावट होगी। बस यही हम कोशिश कर सकते हैं। जिनमें रीना जी के हस्बैंड जी बोले थे, अगर आप लोग चाहें तो उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सुन के। अब जिस दिन से अगर होगा तो मैं ये चीज़ तो नियम करूँगी, तो ये सुधार लाना चाहती हूँ। अगर है अप्लाई तो ऐसा कोई जगह दे दे, गौ माता के लिए एक जगह रखें। तो नेहा जी ने बहुत अच्छा ये एक पॉइंट दिया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से गौ माता के लिए एक कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां उन्हें सुरक्षा से रखा जा सके, ताकि वो कूड़ा करकट ना खाएं, पॉलिथीन ना खाएं, उनके स्वास्थ्य का रक्षण हो सके। बहुत ही सुंदर है। और गौ ग्रास के लिए कुछ ना कुछ गाड़ियां चलाई जाएं जिसमें हम गौ माता के लिए कुछ दान या रोटी आदि उनको
दे सकें। बहुत सुंदर। प्रसन्नवत्थं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम जय गौ माता की। जिस स्थान पर नदी बह रही है और गौ माता वो आनंद पूर्वक सांस ले रही है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है। बहुत बढ़िया बिंदु है कि नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज हमारे सामाजिक परिवेश में नकारात्मकता घर की हुई है, डिप्रेशन हद से ज्यादा है। पुराने जमाने में लोगों को क्यों नहीं होता था? क्योंकि नकारात्मकता शून्य वातावरण था। गौ माता के रंभाने मात्र के स्वर से जो है हमारा मन का इलाज हो जाया करता था। तो नकारात्मकता को दूर करने का आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। सभी लोग बोलेंगे ओ वो भी नहीं की जय। और आप सभी का इस गौ माता उपयोगिता और अनुपयोगिता इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं। सबने बताया और सब जानते भी हैं कि गौ माता में 33 कोटि होती है। उस कोटि को भी उसमें कई प्रकार पाए जाते हैं। तो उस प्रकार का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तब हम पूरी उसकी जो सकारात्मक सोच है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। जहाँ तक मैंने बचपन से देखा है, गांव जाती, वहाँ पे गायों को देखती, भैंसों को देखती, तो गांव में भी अभी ये प्रथाएं बची हुई हैं और लोग गाय की, भैंस की सेवा करते हैं और उसकी जो खास उपयोगिता है उसका वो पूरा लाभ उठाते हैं। शहरों में आज के इस आधुनिक युग में ये संभव नहीं हो पा रहा है। आज जो भी कोई अगर गाय का दूध या भैंस का दूध अपने जीवन में उपयोग में ला रहा है तो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम पी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो सब अनहेल्दी ही हो चुका है। हमारे बच्चों के लिए भी सही नहीं होता है, हमारे लिए भी सही नहीं होता है। तो जो गाय के दूध की जो खासियत है, जो आज से लगभग 25 साल पहले तक ठीक था, समय के इस बढ़ते युग में ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है। आज के युग में बच्चों को भी नहीं पता है कि गाय से हमें क्या क्या मिलता है और गाय क्या। उन्हें तो बस दूध है, पनीर है, मिठाई है, बस इतना। पर उसके पीछे का प्रोसेस कैसे होता है वो नहीं पता। क्यों? गलती हमारी भी है, हम उनको नहीं बता रहे हैं, हम उनको नहीं दे रहे। हमने क्या दिया उनको? मोबाइल दे दिया। हमने क्या दिया उनको? टैब दे दिया। हमने क्या दिया उनको? टीवी दिया। इसका तो एक तरीका है ना कि हम बच्चों को कम से कम गांव जुड़ेंगे तो गांव में हम बच्चों को ले जाएंगे। आजकल बच्चे गांव जाने ही नहीं चाहते हैं। क्यों? तो हमें गांव नहीं जाना है। ये एक बहुत ही गलत सेंस जा रहा है। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने अपने जीवन में इस चीज को बनाने का पूरा प्रयास किया है कि मैं अपने बच्चों को गांव से जोड़ूं। आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, बेशक बढ़ो, लेकिन 365 दिन में 20 दिन ऐसा, 25 दिन ऐसा रखो कि आप गांव जाओ और अपने बच्चों को वो सारी चीजें दिखाओ कि क्या होता है, प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं। वो नेचुरल चीज आपको अगर कहीं मिलेगी तो गांव में मिलेगी देखने को। चाहे वो मछली हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, सांप हो, बिच्छू हो, कौवा हो, जो भी चीज है, सब कुछ आजकल गांव में ही बचा खुचा है। अब लोगों ने धीरे धीरे गांव को भी शहरों का रूप देना शुरू कर दिया है। तो हमें अपने गाय की उपयोगिता को समझाते हुए और इस विषय पे स्कूलों में भी इस चीज को विस्तार पूर्वक समझाना होगा, क्योंकि स्कूलों में भी ये सारी चीजें खत्म हो गई है। बस हमें यही बताया गाय पे लेख लिख के आओ तो ये हम लिख देंगे, किताबों से छाप लिया, मोबाइल से छाप लिया, बस बात खत्म। तो बात खत्म तो लाइफ खत्म। बात को खत्म ही नहीं करना है, बात को बढ़ाना है, खोजना है और उसको खोज के उसके सामने का जो भी प्रोसेस है हमें सामने रखना है। तो ये मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ गाय का, ये मेरे हिसाब से ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है जो मैं आज आप लोग के सामने रख चुकी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर दृष्टिकोण रेखा जी ने दिया है कि संस्कारों के दृष्टिकोण से और गौ माता का आधुनिकता में क्या महत्व है और इतना ज्ञान है गौ माता के बारे में जो अभी रेखा जी ने दिया है। कहीं ये ज्ञान हमारे साथ चला ना जाए, हम अपने बच्चों को ना दे पाए, समाज वंचित ना रह जाए। तो इसके लिए हमें इस सब का ज्ञान होना जरूरी है, अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है। देखिए, गावो विश्व से मातरः, गौ माता का सौभाग्य प्राप्त है हमारी गौ माता को, पूरे विश्व की माता है वो। आज के डिस्कशन में एक छोटे से पॉइंट से शुरू करूंगी कि भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा ही क्यों चुनी। वो किसी और जानवर की सेवा चुन सकते थे, मोर की चुन सकते थे, चिड़िया की चुन सकते थे, लेकिन गौ माता ही क्यों? ये आपके लिए प्रश्न है।
लक्ष्मी का वास होता है और उसमें सारे देवी देवता क्योंकि हमारे राष्ट्र की माता है। गौ माता हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि गौ माता हमारे जीवन का आधार है। भगवान कृष्णा को पता था कि आगे आने वाली नस्लें, आगे आने वाली मनुष्य जाति, सबका जो है वो गौ माता के ऊपर ही हम लोग आधारित होंगे। हमारी आत्मनिर्भरता उन्हीं पर, तभी उन्हें गोधन भी कहा जाता है। गौ माता को गोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें गौ माता से पंचगव्य की प्राप्ति होती है। अब पंचगव्य क्या है? दूध, दही, घी, गोबर और उनका गोमूत्र। मतलब गौ माता का शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ उपयोगी है हमारे लिए। कृषि के लिए जरूरी है। कितना इम्पोर्टेंट है गौ माता का हमारे जीवन में होना। मतलब गौ माता का ना होना, इसका मतलब हमारे जीवन का पूर्णतः नष्ट हो जाना। ठीक है, तो आधुनिक खान पान और लाइफस्टाइल की दृष्टि से गौ माता का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। बच्चा को स्नान कराया जाता था और गोबर से जो है वो घरों को लीपा जाता था, ताकि घर सुरक्षित रहते थे। एक हल्की हल्की सुगंध आती थी, हम लोग स्वस्थ रहते थे। हमारी श्वास प्रणाली बहुत अच्छे से गोधन को लीपने पर जो है वो अच्छे से काम करती थी। तो पंचगव्य इस तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दूसरी बात यह है कि गांव का मिल्क, इसमें A2 काउ मिल्क रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मतलब कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम 100% स्ट्रांग होने की क्षमता रखता है गाय का दूध। कोरोना में हमें क्या दिक्कत आई थी? इम्यूनिटी वीक हो गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गौ माता का हमारे जीवन में अभाव हुआ। जो हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, हमने उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी, सड़कों पर छोड़ दिया। कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हमने माँ की कदर नहीं की तो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी फिर खिलवाड़ हुआ। हमारी ही इम्यूनिटी वीक हुई ना। अंत में घूमकर बात किस पर आई? रोग किसको लगा? हमें ही तो लगा ना। हम इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देंगे, हम किसी का अपमान करेंगे तो वो अपमान या रोग हम तक ही लौटकर आने वाला है। ये बात आज आप जान लें। अब आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का होना माना जाता है। 84 लाख योनियों में जो अंतिम योनि होती है वो गौ माता की योनि होती है। कहा जाता है कि मनुष्यों को गौ माता की योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान हमें गौ माता की योनि में परखते हैं कि गौ माता सर्वथा हम लोगों का कल्याण करती हैं। और हमारा परीक्षण ये होता है कि क्या हम पूर्णतः कल्याणपूर्ण दृष्टि से पूरे समाज की सेवा करने के लिए सक्षम भी हैं। तो हमें गौ माता की योनि से होकर एक अग्नि परीक्षा देकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर 84 लाख योनियों का जो महत्व था आध्यात्मिक दृष्टि से, ये महत्व बताया गया है। अब आते हैं हम गाय के रंभाने पे। गाय के रंभाने का स्वर हम कभी गाँव में जाएं, गौशाला में जाएं, हमें कितना अच्छा लगता है। रीजन ये होता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र गौ माता की ध्वनि से बहुत स्पंदित होता है, बड़ा आनंदित होता है। कभी हम गौ माता के बीच जाए, वो अचानक रंभा दें तो हमारा चेहरा एकदम से खिल जाता है, रोम रोम खिल जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा ऊपर से नीचे से शरीर झंकृत हो गया। इसकी बजाय आप बीट सुनिए, ढम ढम ढम। यंग एज में आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप थोड़ा सा बीमार हैं, आपके सर में दर्द है, आपको वो ढम ढम अच्छी लगेगी। लेकिन वहीं आप बीमार हैं और गौ माता के रंभाने का प्राकृतिक संगीत आपके कानों में पड़ता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना कि हम अंदर से हील हो रहे हैं। कितना अच्छा, क्योंकि हमारी तंत्रिका तंत्र यानी पैर से लेकर सिर तक की पूरी वाइब्रेशंस जो है गौ माता के रंभाने से बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। हमारे शरीर को बहुत बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है और हम निरंतर स्वस्थ होते चले जाते हैं। इसलिए घरों में गौ माता को रखा जाता था कि कोई बीमार भी हो तो उनके रंभाने से ही व्यक्ति का मानसिक इलाज हो सके। और सुख दुख का भी पता चल जाता है। गौ माता जब रंभाती है ना, उससे कि घर में क्या कष्ट आने वाला है, क्या हमारे सुख आने वाला है, क्या दुख आने वाला है। गौ माता पहले ही संकेत दे देती है। वो लक्ष्मी का भी होता है, जैसे दरवाजे पे जिसके रहते हैं तो उसकी पता नहीं होती है ये। अब हम आते हैं गौ माता के दयालु और उदार स्वभाव पर। ऐसा होता है कि जो भी गौ माता का दूध पीता है ना, उसका शरीर और मन अपने आप लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम काम कर पाते हैं, हम जमीन पे बैठते हैं। आज के लोगों को जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम होती है। रीजन, बर्गर पिज्जा खा लिया सूखा सूखा, ऊपर से केमिकल क्या पिया, फैंटा कोक पी लिया, वो और नुकसान किया, वो अंदर का सिस्टम हो गया पूरा जाम। और आपने अगर गौ माता का दूध पिया होता, आप जमीन पे यूं करके बैठ सकते थे, आप चल सकते थे। अब धरती माता ने भी हमें स्थान देना बंद कर दिया। ये बिल्कुल फैक्ट है कि भाई तू जमीन पे बैठने लायक नहीं है, तू खा बर्गर पिज्जे, तू खा ये सब कोल्ड ड्रिंक्स पी, तू इसी लायक है। तो हम धरती तक पे, गौ माता को छोड़ो, बहुत दूर की बात है, हमें धरती माता ने भी अपने सुख से वंचित कर दिया।
अब दूसरी बात यह है कि गौ माता का गोबर मिट्टी के कटाव को रोकता है। सबको पता है कि काऊ डंग या गौ माता का गोबर सबसे बड़ी खाद है जो हमारे खेतों को बचाता है। हमारे खेतों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए, एक मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि गौ माता का गोबर हमारे पास नहीं है, हमें कुछ खेती बाड़ी करनी है, फसल उगानी है, आप डायरेक्ट उसमें केमिकल डाल दिया, आपने डीएपी डाल दिया, एनपीके डाल दिया, सारी फसल एक मिनट में खराब हो जाएगी और सारा जो आपकी मिट्टी जो है, उर्वरक थोड़ी बहुत मिट्टी जो बची है वो सारी बह जाएगी। तो आप कहाँ से लाएंगे अच्छी खाद? गौ माता का गोबर तक इम्पोर्टेंट है। आज जो कहते हैं ना गौ माता अब दूध नहीं दे रही, उनको घर से बाहर निकाल दो, भाई उनका गोबर तो भी इम्पोर्टेंट है। गौमूत्र से आप स्नान करो, उसको पियो, आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। गौ माता अंतिम सांस तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें उन्हें बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और हमारे संस्कार यही कहते हैं कि गौ माता हमारे घर का एक सदस्य है, बाहर निकाला हुआ कोई बुजुर्ग नहीं है। बाहर निकाला, आजकल बुजुर्गों की भी हम लोग कहाँ कीमत करते हैं, उनको भी हम यही तो कहते हैं कि चलो जी अब तुम काम नहीं करते, तुम बेकार, एक मन में भाव, डायरेक्ट ना कहते होंगे, चाहे वो कितना ही टोकें कुछ करें, हमें बुरा लग जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये एक अलग फैक्टर है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गौ माता का एक बुजुर्ग की तरह हमें सम्मान करना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है, हमारा आजकल बच्चों को मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। अरे बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है भाई। टेंशन किस बात की है? गाय के गोबर का प्रतिदिन अगर आप या वीक में एक बार अगर आप हवन करते हैं, वो जो हवन होता है ना, वो आपके शरीर के अंदर जैसे ही जाता है, उसका धुआं जैसे ही जाता है, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होने लगता है। कभी कभी घर में हवन होता है तो हमें लगता है ना कि आज बड़ी खुशी है घर में, आज कोई उत्सव है घर में, आज हम अंदर से हर्षित हैं। आज हमें पुराने दिनों की याद आ गई जब दादी हुआ करती थी, मिठाई खिलाती थी, हवन होता था, पूड़ी बनती थी, वो पूड़ी भी हमें हजम होती थी। आज हम पूरी तक हजम नहीं कर पा रहे हैं। रीजन, घरों में हवन नहीं हो रहे हैं। आपको पता है, एक चम्मच गौ माता के दिया अगर हम जलाते हैं तो उससे 1000 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। उस 1000 टन ऑक्सीजन से हमने प्रकृति से हमेशा लिया है, फूल पत्ते ले लिए, वो ले लिया, क्या हमने प्रकृति को कभी लौटाया? सबसे सस्ता और सरल तरीका है, रोज आप तुलसी के पास 1 चम्मच गाय का घी रोज जला दिया कीजिए। तभी हमारे यहाँ पर तुलसी पूजन की प्रथा हुई थी कि हम कम से कम 1 चम्मच जलाएंगे तो 1000 टन का मतलब हमने प्रकृति को कुछ लौटाया। आप कहाँ बीमार पड़ेंगे, कौन सा मेंटल स्ट्रेस होगा? अगर हम कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म लौट कर हमारी रक्षा करेगा। मतलब आपने आंगन में दिया जलाया तो पहली ऑक्सीजन किसको मिलेगी? आप ही को तो मिलेगी। उसके बाद ओडोसी के बाद तो आपके बाद नहीं जाएगी ना, है कि नहीं? और गौ माता के दूध से शरीर और मन दोनों का शुद्धिकरण होता है। आज मुझे कोई ऐसा खाना दिखा दो आप जो आप बाहर खाते हैं, उनसे आपके शरीर और मन का शुद्धिकरण हो। आपने बाहर से खाया कुछ, घर आके आज से मेरे पेट में दर्द है, अगले दिन आज मैं तो ऑफिस नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हो गया। मैं बीमार क्यों हो गया भाई? तुमने क्या खाया था? रीजन कौन है? रीजन कौन है? हम बीमार हो गए, ये एटमॉस्फेयर को हमने गंदा कर दिया है, हमने गौ माता को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, हमने हेल्दी खाना नहीं खाया है। हमने क्या खाया है? हमने कुछ ऐसा खा लिया है, ऐसी सूखी सूखी ब्रेड खा ली है, मतलब हमने जो शरीर में डाला वो हमें रिटर्न में मिल गया, सीधी सी बात है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं आज पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि गौ माता अगर आपके घर में है या आप गौ माता के संपर्क में जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, आप निरंतर जाते हैं, चलिए निरंतर ना सही महीने में एक बार चले जाइए, 15 दिन में एक बार चले जाइए, हमारा आध्यात्मिक विकास गौ माता के सानिध्य में बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। क्या आपने देवी देवताओं को देखा है? नहीं देखा, लेकिन हमने गौ माता को देखा है और हमें पता है कि गौ माता में 33 कोटि, मतलब हम साक्षात गौ माता का दर्शन करके 33 कोटि देवी देवता का दर्शन कर रहे हैं। तो हमारा आध्यात्मिक विकास अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? देवताओं का दर्शन क्या कभी खाली जाता है? कहते जब देवता आते हैं तो कोई वरदान देके जाते हैं, गौ माता के पास बैठते हमें वरदान मिलने लगते हैं। तो गौ माता हर तरह से हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई कि नहीं हुई? वो ईश्वरत्व का उनके अंदर अंश है कि नहीं है? वो अंश हमारे पास आएगा या नहीं आएगा? उनके पास बैठते ही उनका सूक्ष्म तत्व हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गौ माता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जीवन में एक सुंदर संतुलन लाने के लिए गौ माता का दूध, गौ माता के पंचगव्य, गौ माता का सानिध्य, गौ माता को समय पे खाना देना, प्रदूषण ना फैलाना और पॉलिथीन वगैरह उनके आगे ना डालना। मतलब उनको पॉलिथीन देने का मतलब आप ये पॉलिथीन खुद खा रहे हैं, वो जो पॉलिथीन का असर है ना वो उनके दूध में भी आएगा,
आप ये सोच लो जहर उनको दिया तो वो जहर घूमकर हम तक आने वाला है। तो जीवन को संतुलित करने के लिए गौ माता का होना हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता को समझने के लिए आज से ही हम गो ग्रास निकालेंगे और अगर हो सकेगा तो रोज का एक रोटी के साथ 10 रुपए निकालने का विधान बनाइए। यहाँ से हम शायद कुछ गौ ग्रास के लिए गाड़ियाँ भी शुरू करवाएंगे जिसमें आप हर रोज 10 रुपए दे सकते हैं और महीने के 300 रुपए दे सकते हैं। आप एक कुर्ती लेते हैं 300 रुपए की पड़ जाती है, क्या आप गौ ग्रास के लिए उनके अच्छे भोजन के लिए हर महीने 300 रुपए नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो अब आपके लिए आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने जीवन की रक्षा के लिए 300 रुपए भी नहीं दे सकते तो भाई ईश्वर ही मालिक है। तो बस इसी के साथ मैं आज इस चर्चा को समाप्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी चर्चा में सबका शामिल होने के लिए। यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग सब जागरूक बने और हम लोग समाज को भी इसके लिए जागरूक बनाएं। धन्यवाद। ऐसे मन के आ जाएगी मगर वो रहता ना तो लगता है कि कुछ गलत ना बोलो। आजकल के युवाओं का गौ माता के बारे में क्या दृष्टिकोण है, तो आइए आज हम जानते हैं तमन्ना से। मतलब कि जैसे हम सबको पता है गाय, जैसे आप सबने अभी बोला कि गाय माता को हम मतलब प्रॉपर उनको हाइजीन नहीं मिल पाता। जो हमारा आजकल के शहरों का इन्वायरमेंट हो गया, गाँव से कंपैरिजन भी किया इन्होंने, लेकिन क्या है जो आजकल का हमारा इन्वायरमेंट है वो हम इंसानों की वजह से ही तो चेंज हो रहा है। हम अपनी इन्वायरमेंट को ही डिप्लीट करते जा रहे हैं। और जो हमारी काऊ है, गाय है जो हमारी, वो भी तो एक इकोसिस्टम का पार्ट ही है। जब हम अपनी इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को ही डिप्लीट करते जाएंगे तो गाय को एक प्योर इन्वायरमेंट जो उनकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो कैसे मिलेगी। अब हम सबको पता है कि उनको प्लास्टिक नहीं देना चाहिए, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं, आटा डालते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाल के ले जाते हैं, वहीं पे पलटते हैं, पॉलीथीन साइड में फेंकते हैं और घर आ जाते हैं। और जैसे मान लो छिलके वगैरह भी कई लोग इकट्ठे करते हैं, जैसे क्या करते हैं छिलके वो पड़े पड़े हफ्ता सड़ जाते हैं, उसके बाद कई टाइम मिला ऑफिस से आके तो हफ्ते में एक दिन वो सारा इकट्ठा किया जो उनके हिसाब से कूड़ा है उनका, वो इकट्ठा किया, जाके वो जहाँ पे गाय खाना खाने वगैरह आती हैं सड़कों वड़कों पे कोने में डंप करके आ जाते हैं। और उसके बाद भी वो थैली जो लेके जाते हैं वो थैली उठा के वापस डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो भी रोड पे छोड़ाएंगे। और वो सड़ा हुआ जो उनका कूड़ा है एक तरीके से गाय के लिए भी वो खाना थोड़ी रहा, जब वो कूड़ा ही बन गया ना, गल गया, सड़ गया, उसमें मक्खियाँ पड़ गई, छोटे छोटे कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं, फुफुंदी पड़ने लग जाती है, तो वो उनके लिए वेस्ट ही हो गया फिर तो जब वो गाय खाएगी तो ऑब्वियसली बात है उनकी बॉडी में भी इन्फेक्शन होगा, उनको भी दिक्कतें होंगी। ऐसी कुछ सालों पहले ऐसी दिक्कतें ये हमारी मैनमेड क्रिएटेड प्रॉब्लम थी जो गाय को होने लगी थी तो लोगों ने क्या किया, गाय को मारने लग गए। कितने टाइम पहले हमें पता चला था कि गाय को मारने लग गए थे लोग। और तो उस टाइम क्या हुआ था, कोई फॉरेन कंट्री थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने क्या किया, हमारी ही गाय इम्पोर्ट करने लग गए वो लोग, उन्होंने गाय इम्पोर्ट करी और आज उनकी बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो वो गाय के दूध को सुखा के मिल्क पाउडर हमारे ही इंडिया में भेज रहे हैं। उन्होंने पोल्ट्री का इतना अच्छा यूज किया कि अब वही हमारा ही जो धरोहर थी या हमारी जो लेगेसी थी जो गाय थी वो उसी को इस्तेमाल करके हमारे से ही पैसा निकलवा रहे हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो हमें उसी चीज़ का आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारे आसपास कैसा एनवायरनमेंट हमने खुद ने क्रिएट कर दिया है। गाय तो छोड़ो, अब हम खुद ही सांस लेने लायक नहीं बचे। मैं रोड पे जाती हूँ, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन, धूल मिट्टी है, आप खुद ही बीमार पड़ जाओगे। और फिर हम कहते हैं कि मतलब कि दूध अच्छा नहीं आता अब या मिलावट का खाना था, क्यों आता है? एक बात बताओ, जब हम खुद ही गाय को, जिनको हम माता का दर्जा देते थे, कूड़ा कचरा खिला रहे हैं, एक तरीके से वो कूड़ा कचरा खिला रहे हैं, तो उनको ना वो प्रोटीन्स मिलेंगे जो उनकी बॉडी के लिए नेसेसिटी है, ना वो उनको अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी, ना हेल्थ मिलेगी। तो जो वो उनका दूध होगा उन्हीं से तो बाकी सब चीज़ें मिलती है, तो वो भी हेल्दी थोड़ी होंगी, वो भी तो हमारे ही कूड़े कचरे का असर है ना जो हमें वापस मिल रहा है। तो अगर हम उनको अच्छा खाना देंगे, ताज़ा खाना देंगे, जैसे मैंने देखा है कई गौशालाएँ हैं, कोई बहुत सारी संस्थाएं भी बनी हुई हैं जो गाय माता का ध्यान रखती हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी एक इनिशिएटिव दे सकते हैं कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट क्लीन रखें और गाय माता को जैसे हम लोग खाना बना के इकट्ठा करके देते हैं ना, वो इकट्ठा करके देने के बजाय रोज के रोज साफ सुथरी जगह पे रख के दें उनको, ताकि वो हेल्दी रहें और हमारे इकोसिस्टम भी मेंटेन रहे। क्योंकि इकोसिस्टम में देखो क्या है, अगर हायरार्की चलती है, अगर हायरार्की का एक भी इक्वेशन डिस्टर्ब होगा तो पूरी हायरार्की आपकी खराब हो जाएगी, फिर उसमें हम भी आते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर दृष्टिकोण दिया है कि प्रदूषण की वजह से गौ माता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो बुरे असर हैं उनको बहुत अच्छे से खुलासा किया है तमन्ना ने। और आज के युवाओं का बड़ा सुंदर दृष्टिकोण देखकर वास्तव में हम यही करते हैं कि पॉलिथीन को वहीं डालाते हैं। तो आज से हम एक छोटा सा इनिशिएटिव लें कि भले ही हम ताजी सब्जियों के छिलके हम बाहर डालकर आएं, ताजी रोटी डालकर आएं और पॉलिथीन को हम अपने साथ वापस ले आएं, ताकि हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकें और गौ माता के स्वास्थ्य का भी इस तरीके से ध्यान रख सकें। बहुत अच्छा बताया तमन्ना आपने।